हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे हम डीप फ्रीजर के बारे में। डीप फ्रीजर किस तरह से काम करता है, इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रिक पार्ट प्रयोग किए जाते हैं और इसकी वायरिंग किस तरह से करते हैं, मैं बिल्कुल आपको बारीकी से बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कोई डेयरी वाला, अपने किराना की दुकान वाला जो आइसक्रीम वगैरह को रखता है, तो कुल मिला के बात यह है कि अपने डीप फ्रीजर का प्रयोग अपने व्यवसाय के रूप में किया जाता है। ये अपना फ्रिज का ही बड़ा रूप होता है। तो दोस्तों अपने डीप फ्रीजर कोर्स पे आता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ डीप फ्रीजर कितने सिस्टम से मिलकर कार्य करता है। डीप फ्रीजर अपना 2 सिस्टम से मिलकर कार्य करता है। कौन कौन से? फ्रिज भी अपने 2 सिस्टम से मिलकर कार्य करती है, ये भी अपने 2 सिस्टम से मिलकर कार्य करता है। सेम काम करने का तरीका वही होता है, फ्रिज अपना लंबा रहता है और ये अपने चौड़ा रहता है। डीप फ्रीजर अपना चौड़ा स्थिति में रहता है। काम करने का तरीका भी सेम होता है। मैं आपको बताता हूँ डीप फ्रीजर भी अपने 2 सिस्टम से मिलकर कार्य करता है। कौन कौन से? मैकेनिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मैकेनिकल सिस्टम और दूसरा कौन सा दोस्तों? और दूसरा अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो अपना डीप फ्रीजर कितना सिस्टम से मिलकर कार्य करता है? अपना डीप फ्रीजर 2 सिस्टम से मिलकर कार्य करता है। कौन कौन से? मैकेनिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मैकेनिक सिस्टम किसे बोला जाता है? वहां सिस्टम जिसमें गैस का संचार होता है उसे मैकेनिक सिस्टम बोला जाता है। वहां सिस्टम जिसके अंदर अपने गैस का संचार होता है, मतलब कि गैस का रनिंग होता है, गैस दौड़ती है, इसके अंदर गैस का प्रभाव होता है, गैस दौड़ती है, तो उसे अपने मैकेनिक सिस्टम बोला जाता है। उसी तरीके से दोस्तों इलेक्ट्रिकल सिस्टम किसे बोला जाता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल सिस्टम किसे बोला जाता है? वहां सिस्टम जिसके अंदर विद्युत का संचार होता है उसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम बोला जाता है। तो दोस्तों हम समझेंगे मैकेनिक सिस्टम के बारे में। मैकेनिक सिस्टम में सबसे पहले क्या आता है? कंप्रेसर। दोस्तों मैं आपको कंप्रेसर के बारे में बताता हूँ। ये अपने कंप्रेसर, तो ये दोस्तों अपने कंप्रेसर, ये कंप्रेसर इस तरीके से होता है। तो दोस्तों अपना डीप फ्रीजर में कौन सा कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है? ये अपना रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। जो अपने फ्रिज में कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है वही कंप्रेसर अपने डीप फ्रीजर में प्रयोग किया जाता है। कौन सा दोस्तों? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर अपने डीप फ्रीजर में प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 पाइप होती है। कौन कौन सी दोस्तों? इसमें 3 पाइप होती है। इसे डिस्चार्ज पाइप बोला जाता है और एक तरफ इधर सक्शन पाइप होती है। कौन सी? जिसके माध्यम से गैस को खींचा जाता है। और इस पास में एक और पाइप होती है जिसे क्या बोला जाता है? चार्जिंग पाइप। चार्जिंग पाइप के नाम से जाना जाता है। तो इसमें 3 पाइप होती है। डिस्चार्ज पाइप के माध्यम से गैस को फेंका जाता है और सक्शन के माध्यम से गैस को खींचा जाता है। उसी तरीके से चार्जिंग पाइप रहती है। चार्जिंग पाइप का काम होता है दोस्तों अपना डीप फ्रीजर के अंदर गैस चार्ज करने के लिए और ऑयल चार्ज करने के लिए अपने चार्जिंग पाइप का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अपने पहले नंबर पे क्या है? कंप्रेसर। क्या है दोस्तों? कंप्रेसर। तो दोस्तों अपना डीप फ्रीजर में कौन सा कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर अपने डीप फ्रीजर में प्रयोग किया जाता है। कंप्रेसर के बाद कौन सा पार्ट प्रयोग किया जाता है? कंडेंसर। मैं आपको कंडेंसर बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों डीप फ्रीजर में कौन सा कंडेंसर प्रयोग किया जाता है? ये अपना फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर प्रयोग किया जाता है। कौन सा दोस्तों? फिन्स ट्यूब टाइप। तो दोस्तों अपना डीप फ्रीजर के अंदर कौन सा कंडेंसर प्रयोग किया जाता है? फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। दोस्तों आपको बीच में पाइप की तरफ नजर आता होगा, इसे ट्यूब बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? ट्यूब। तो जैसे दोस्तों आपने एसी में देखा होगा कंडेंसर के पीछे पतली पतली झिल्लियां होती है, तो उसे अपना फिन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिन्स। ये फिन्स एल्यूमिनियम की होती है। इसका काम होता है दोस्तों अपने ये ऊष्मा को अवशोषित करने का काम करती है। कंडेंसर अपने काम करता है उस टाइम पे गर्म होता है तो उसे ठंडा करने में उसकी मदद करती है। ये दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, कंडेंसर के अंदर क्या एक फैन भी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है दोस्तों? एक फैन। कंडेंसर के अंदर एक फैन लगाया जाता है। फैन का काम होता है कंडेंसर को ठंडा करना। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा अपने फ्रिज के पीछे नॉर्मल तरीके से एक जाली रहती है, तो उसे कंडेंसर बोला जाता है। तो अपने प्राकृतिक रूप से नेचुरल तरीके से अपनी ठंडी हो जाती है। तो दोस्तों अपना डीप फ्रीजर थोड़ा बड़ा होता है तो इसे ठंडा करने के लिए अपने लिए फैन लगाया जाता है। उसी तरीके से दोस्तों अपने एसी में जाते हैं तो उसमें भी एक फैन लगाया जाता है। और अपने भी एसी से बड़े सिस्टम में जाते हैं तो उसमें अपने जैसे चिलर प्लांट वगैरह कुछ भी कंडेंसर को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। इसके ऊपर से पानी को गिराया जाता है जिससे ये ठंडा होता है। तो दोस्तों कंप्रेसर के बाद अपना कंडेंसर। ये कंडेंसर कौन सा? फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा नंबर पर अपना कंडेंसर। उसी तरीके कंडेंसर का क्या काम होता है दोस्तों? कंडेंसर काम होता है वेपर से द्रव बनाना। तो दोस्तों अपने कंप्रेसर गैस जाती है वो कहाँ जाती है? अपने कंडेंसर में। तो कंडेंसर काम होता है गैस को घुमा घुमा कर वेपर से द्रव बनाना। और इधर गैस निकलेगी वो द्रव के रूप में निकलेगी, मतलब कि इधर से अपने वाष्प में गैस जाएगी, इधर से अपने लिक्विड में निकलेगी वो। तो अगर वाष्प को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? पानी। तो ये पानी के रूप में निकलेगी। उसी दोस्तों उसी तरीके से आगे की तरफ क्या लगा रहता है? फिल्टर। ये अभी सभी सिस्टम में इसी तरीके से अपना फिल्टर लगा रहता है। फिल्टर लगा रहता है। कौन सा फिल्टर होता है दोस्तों? ये माइक्रो स्टैंडर फिल्टर। तो दोस्तों ये कौन सा फिल्टर है? माइक्रो स्टैंडर फिल्टर। तो इस फिल्टर की विशेषता क्या होती है दोस्तों? इसमें बीच में सिलिकॉन की गोलियां होती है। सिलिकॉन की गोलियां काम होता है नमी को अवशोषित करने का काम अपने सिलिकॉन की गोलियां का होता है। दोस्तों अपने एसी में कौन सा फिल्टर प्रयोग किया जाता है? स्टैंडर फिल्टर। दोस्तों डीप फ्रीजर में माइक्रो स्टैंडर फिल्टर और अपने फ्रिज में अपना ड्राई फिल्टर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हम लोग किसी भी फिल्टर किसी में भी लगा सकते हैं। फिल्टर में महत्वपूर्ण भाग नहीं होता है। फिल्टर काम होता है ओनली गैस को छानने का काम अपने फिल्टर का होता है।
अपना फ्रिज वाला फिल्टर भी अपना डीप फ्रीजर में लगा लेंगे, फिर भी अपना कूलिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंडेंसर के बाद गैस जाती है अपने फिल्टर में। फिल्टर काम होता है दोस्तों गैस को छानना और गैस के अंदर जो नमी रहती है उस नमी को खत्म करने का काम अपने फिल्टर का होता है। फिल्टर के अंदर जाली रहती है और जाली के बीच में अपने सिलिकॉन की गोलियां भरी जाती है। सिलिकॉन की गोलियां काम होता है नमी को अवशोषित करने का काम। फिल्टर का आगे क्या लगा रहता है? फिल्टर का आगे लगा रहता है अपने कैपिलरी ट्यूब। दोस्तों अपने कैपिलरी ट्यूब का काम क्या होता है? कैपिलरी ट्यूब का काम होता है प्रेशर को कंट्रोल करना। मतलब कि इधर से अपना जो गैस जाती है वो प्रेशर के साथ जाती है, तो उसे पतली सी पाइप में गुजारा जाता है, जिससे अपना गैस का प्रेशर कम हो जाता है। इसकी कैपिलरी ट्यूब की लंबाई कितनी रहती है? कैपिलरी ट्यूब की लंबाई रहती है 4 से 6 फीट। कितनी रहती है दोस्तों? 4 से 6 फीट इसकी लंबाई रहती है। तो फ्रिज में कितनी लंबाई की कैपिलरी प्रयोग की जाती है? 8 से 12 फीट की कैपिलरी अपने फ्रिज में प्रयोग की जाती है। उसी तरीके डीप फ्रीजर में 4 से 6 फीट। उसी तरीके दोस्तों अपने एसी में जो कैपिलरी ट्यूब प्रयोग की जाती है उसकी लंबाई रहती है अपने 2 से 3 फीट। इसका व्यास कितना रहता है? तो दोस्तों इस कैपिलरी ट्यूब का व्यास रहता है 0.54 से 0.64 mm इसका व्यास रहता है। 0.54 से 0.64 mm इसका व्यास रहता है। ये कैपिलरी ट्यूब का व्यास बहुत कम होता है, जिसके अंदर से अपने गैस को गुजारा जाता है, जिससे अपना प्रेशर कम हो जाता है। उसी तरीके दोस्तों कैपिलरी ट्यूब के आगे लगा रहता है अपने एवापोरेटर। क्या लगा रहता है दोस्तों? एवापोरेटर। कैपिलरी ट्यूब के आगे लगा रहता है अपने दोस्तों एवापोरेटर। ये दोस्तों अंदर की तरफ रहता है। एवापोरेटर काम होता है किसी वस्तु स्थान की गर्मी को खींचकर वहां अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ना, एवापोरेटर काम होता है। इसमें बीच में पतली पतली पाइप लगी रहती है। या आपने देखा होगा दोस्तों डीप फ्रीजर के अंदर साइडों में अपने स्टील की परत रहती है, तो स्टील की परत के अंदर अपने इस तरीके से पाइप लगी रहती है, इस तरीके से पाइप लगी रहती है और इसके ऊपर स्टील एल्यूमिनियम की परत चढ़ी रहती है, चद्दर। उस दोस्तों अपने एवापोरेटर किसी वस्तु स्थान की गर्मी को खींचकर वहां अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ना एवापोरेटर काम होता है। क्या दोस्तों? एवापोरेटर। एवापोरेटर तो दोस्तों अपना कौन सा एवापोरेटर है? ये कोयल टाइप। ये मतलब कि ये पाइप दिख रही है आपको, इसे कोयल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोयल। तो इसे कोयल टाइप एवापोरेटर बोला जाता है। और ये एवापोरेटर से जो गैस जाती है वो कहाँ जाती है दोस्तों? सक्शन लाइन में। एवापोरेटर से जो गैस जाती है वो सक्शन लाइन में जाती है। सक्शन लाइन के माध्यम से कंप्रेसर अपने गैस को खींचता है और उसी तरीके से डिस्चार्ज के माध्यम से अपने कंडेंसर में गैस जाती है। कंडेंसर काम होता है गैस को घुमा घुमा कर वेपर से द्रव बनाना। मतलब कि ऊपर से वाष्प के रूप में गैस आती है, उसे घुमा घुमा कर ठंडा करता है ये कंडेंसर, और गैस को ठंडा करके इधर लिक्विड के रूप में निकलती है गैस, और गैस यहाँ से जाती है अपने फिल्टर में जाती है। फिल्टर काम होता है गैस को छानना। मतलब कि गैस के अंदर जो कचरा वगैरह या नमी वगैरह रहती है, गैस के अंदर जो कचरा या नमी रहती है उस नमी को छानने का काम अपना फिल्टर का होता है। उसी तरीके दोस्तों आगे की तरफ कैपिलरी ट्यूब की लंबाई रहती है 4 से 6 फीट। इसका व्यास रहता है 0.54 से 0.64 mm इसका व्यास रहता है, और इसका काम होता है प्रेशर को कंट्रोल करना। कैपिलरी ट्यूब का काम होता है प्रेशर को कंट्रोल करना। उसी तरीके से दोस्तों आगे की तरफ गैस कहाँ जाएगी? एवापोरेटर के अंदर। और एवापोरेटर कौन सा है दोस्तों? अपना कोयल टाइप। दोस्तों ये पतली पतली पाइपें रहती है इसके अंदर, तो इसे अपना कोयल बोला जाता है। तो कोयल से बना हुआ एवापोरेटर क्या बोला जाता है? कोयल टाइप एवापोरेटर बोला जाता है। इस तरीके से अपने बॉडी की चारों तरफ लगी रहती है पाइपें, तो इसे अपने कोयल टाइप एवापोरेटर बोला जाता है। बॉडी की चारों तरफ लगी रहती है पाइपें, इस पर अपने स्टील की परत चढ़ी रहती है, तो इसे अपना एवापोरेटर बोला जाता है। तो एवापोरेटर क्या काम होता है दोस्तों? किसी वस्तु स्थान की गर्मी को खींचकर वहां अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ना एवापोरेटर काम होता है। अगर ये अंदर की गर्मी खींचेगा, कोई भी अपना सामान रखा है तो वहां की वस्तु की गर्मी को खींचकर वहां अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ेगा। किसी चीज की गर्मी को खींचेगा तो ये भी गर्म होगी। अगर ये गर्म होगी तो ये वाष्प बन जाएगी गैस। किसी चीज की गर्मी को खींचेगा तो ये अपने लिक्विड में रहती है गैस, तो लिक्विड से वाष्प बन जाएगी। जो अपने एवापोरेटर से आउट होती है वो अपने वाष्प के रूप में निकलती है। वो वाष्प के रूप में अपने कंप्रेसर के अंदर गैस आती है, और इधर से कंप्रेसर अपने गैस को फेंकने का काम करता है। इधर से गैस को खींचेगा कंप्रेसर और इधर से अपने निकलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ ये अपने इसके अंदर अपने जो गैस निकलती है, से जो गैस निकलती है वो अपने वाष्प के रूप में निकलती है, और जो कंडेंसर से जो गैस निकलती है वो अपने द्रव के रूप में निकलती है। तो दोस्तों ये वाष्प को द्रव बनाता है और ये द्रव को वाष्प बनाता है। इस वस्तु की गर्मी को खींचेगा तो गैस अपने गर्म होगी, और गैस को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? वाष्प। तो दोस्तों मैंने मैकेनिकल सिस्टम के बारे में बताया, अब मैं बताता हूँ आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में। मैं आपको डीप फ्रीजर का एक ही वीडियो में पूरा कोर्स कराऊंगा, वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में। इलेक्ट्रिकल सिस्टम किसे बोला जाता है? दोस्तों हमने पीछे की तरफ समझा मैकेनिकल सिस्टम के बारे में, अब समझेंगे हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में। इलेक्ट्रिकल सिस्टम किसे बोलते हैं? डीप फ्रीजर के जिन जिन भागों में विद्युत का संचार होता है उसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम बोला जाता है। तो दोस्तों अपना डीप फ्रीजर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर 6 भाग आते हैं। कौन कौन से? कंप्रेसर, रिले, ओएलपी, थर्मोस्टेट, कंडेंसर फैन, इंडिकेटर। दोस्तों इनका काम बताता हूँ। कंप्रेसर का काम होता है एक तरफ से गैस को खींचना, दूसरी तरफ गैस को फेंकना का काम अपने कंप्रेसर का होता है। इसके अंदर एक मोटर लगी रहती है, इसके अंदर न्यूट्रल फेज की सप्लाई देने से मोटर चालू हो जाती है। तो उसी तरीके से रिले प्रयोग की जाती है।
रिले का काम होता है रनिंग से स्टार्टिंग में शॉट मारने का काम अपने रिले का माध्यम से किया जाता है। इसका ज्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं है, ये ओनली बस रनिंग से स्टार्टिंग में शॉट मारता है, रनिंग से स्टार्टिंग में शॉट मारता है और जिससे अपना कंप्रेसर सुरक्षित तरीके से स्टार्ट हो जाता है। आगे की तरफ ओएलपी। ओएलपी का पूरा नाम होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन, मतलब कि कंप्रेसर चलते चलते ज्यादा गर्म होने पर या ज्यादा ओवरलोड सप्लाई आने पर तो ये कंप्रेसर को बंद करने का काम करता है अपने ओएलपी। तो दोस्तों आगे की तरफ अपने थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का काम होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। इसमें सप्लाई देने के लिए 2 तार होते हैं। ये अगर अपने डीप फ्रीजर चलते चलते ज्यादा कूलिंग होने पर, इसके अंदर ज्यादा कूलिंग होती है तो ये सप्लाई कट करने का काम करता है। इसमें एक पूछ लगी रहती है, पूछ के अंदर SO2 की नाम की गैस भरी जाती है। ये थर्मोस्टेट की पूछ अपने एवापोरेटर से टच रहती है, जिसके माध्यम से अपने थर्मोस्टेट सप्लाई को कट करता है। और इसमें एक बीच में स्विच लगा रहता है जिस कूलिंग को सेट कर सकते हैं। थर्मोस्टेट में एक बटन होता है जिससे अपने कूलिंग को सेट किया जाता है। उसी तरीके से दोस्तों आगे की तरफ फैन मोटर। कंडेंसर को ठंडा करने के लिए कंडेंसर फैन मोटर का काम होता है कंडेंसर को ठंडा करने के लिए। जब कंडेंसर चलता है उस टाइम पे गर्म रहता है, तो उस गर्मी को कम करने के लिए कंडेंसर फैन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों उसी तरीके इंडिकेटर। इंडिकेटर का काम होता है संकेत करना। तो इंडिकेटर का काम होता है इसके अंदर सप्लाई को दर्शाने का काम करता है कि अपने डीप फ्रीजर के अंदर सप्लाई है कि नहीं है। और ये अपने ग्रीन इंडिकेटर। ग्रीन इंडिकेटर इसकी वर्तमान स्थिति को दर्शाता है कि अपने डीप फ्रीजर चालू है कि बंद है, तो उसकी वर्तमान स्थिति को दर्शाता है, उसकी चालू स्थिति को दर्शाता है अपने ग्रीन इंडिकेटर। अगर थर्मोस्टेट सप्लाई को कट कर देता है या कंप्रेसर बंद हो जाता है, तो कंप्रेसर बंद होगा तो अपने ग्रीन इंडिकेटर भी बंद हो जाएगा। अपने इसके अंदर सप्लाई है कि नहीं है तो उसे दर्शाने का काम अपने रेड इंडिकेटर का होता है। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक देखिए, मैं इसकी वायरिंग करके बताता हूँ आपको। तो दोस्तों आपको पता होगा अपने न्यूट्रल फेस के माध्यम से वायरिंग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, न्यूट्रल फेस के माध्यम से वायरिंग करते हैं। ये जो भी अपने उपकरण है उन सबको अपने न्यूट्रल का पॉइंट दे देंगे। तो इंडिकेटर को अपने न्यूट्रल का पॉइंट दे देंगे, उसी तरीके से दूसरे इंडिकेटर को भी न्यूट्रल का पॉइंट दे देंगे। और किसकी जरूरत है दोस्तों, तो दोस्तों उसी तरीके से अपने फैन मोटर को न्यूट्रल की जरूरत रहती है। और किससे जरूरत रहती है, अपने कंप्रेसर को। तो कंप्रेसर को अपने ओएलपी के माध्यम से न्यूट्रल की सप्लाई मिलेगी। पहले ओएलपी में इन कराएंगे, यहाँ से आउट करेगा अपने कंप्रेसर कॉमन वाल को दे देंगे। इसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक से इन दूसरे से आउट किया जाता है। तो दोस्तों न्यूट्रल की वायरिंग खत्म हो चुकी है। अब हम फेस की वायरिंग करेंगे। फेस की वायरिंग करने के लिए क्या करेंगे, ये अपने रेड इंडिकेटर है। ये दोस्तों अपने रेड इंडिकेटर है, ये इसके दर्शाने का काम करता है कि इसके अंदर सप्लाई है कि नहीं है। तो इसे डायरेक्ट अपने फेस का सप्लाई दे देंगे। तो इससे डायरेक्ट अपने फेस की सप्लाई दे देंगे। और क्या करेंगे दोस्तों, ये थर्मोस्टेट के नीचे वाले पॉइंट में इन कराएंगे। नीचे या ऊपर कहीं भी इन करा सकते हैं। तो हम नीचे वाली पिन में इन करा के ऊपर से आउट कराएंगे। एक पॉइंट तो हम ग्रीन इंडिकेटर को दे देंगे और दूसरा पॉइंट का क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट का रिले के एक पॉइंट में इन कराएंगे। रिले को उठा के इस जगह लगा देंगे, जिससे क्या करेगा, ये रनिंग से स्टार्टिंग में शॉट मारेगा, जिससे अपने कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उसी तरीके से क्या फेज वाला वायर का क्या करेंगे, फैन मोटर को देंगे। फेज वाला वायर अपने फैन मोटर को देंगे, जिससे अपने फैन मोटर भी इसके साथ कंप्रेसर के साथ चलेगी। अगर कंप्रेसर चलेगा तो अपने फैन मोटर भी चलेगी, अगर कंप्रेसर बंद रहेगा तो अपने फैन मोटर भी बंद हो जाएगी। तो इसकी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको वायरिंग एक बार समझाता हूँ। न्यूट्रल का पॉइंट जितने भी उपकरण है, कितना उपकरण है अपने, 2 तो इंडिकेटर है, एक कंप्रेसर मोटर है, एक अपने फैन मोटर है। इन चारों उपकरणों को हमने न्यूट्रल की सप्लाई दे चुके हैं। उसी तरीके से फेस की सप्लाई क्या की, फेस की सप्लाई सबसे पहले रेड इंडिकेटर को दिया और यहाँ से आउट करके हमने थर्मोस्टेट के एक पॉइंट में इन कराया है। यहाँ से आउट करा के हम एक पॉइंट तो हमने ग्रीन इंडिकेटर को दिया। तो उसी तरीके थर्मोस्टेट से आउट कराकर क्या किया, हमने रिले के एक पॉइंट में दिया। और उसी तरीके बीच में से हमने फैन मोटर को दे दिया। थर्मोस्टेट से जो सप्लाई आउट हुई है वही हमने फैन मोटर को दी है, वही हमने रिले को दिया। जैसे सब थर्मोस्टेट सप्लाई को कट करेगा, जैसे अपना नॉर्मल तरीके से टेम्परेचर आ जाएगा डीप फ्रीजर के अंदर का, तो ये सप्लाई को कट करने का काम करेगा। और जैसे सप्लाई को कट करेगा अपने कंप्रेसर मोटर बंद हो जाएगी और अपने फैन मोटर बंद हो जाएगी। और ग्रीन इंडिकेटर के साथ अपने कंप्रेसर मोटर बंद हो जाएगी और फैन मोटर बंद हो जाएगी। तो दोस्तों आपको वायरिंग समझ में आ चुकी होगी। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पर हाउस वायरिंग, मोटर वायरिंग, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन सभी का कोर्स बार बार से कराऊंगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।